असम के पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे मित्र श्रीमान प्रफुल्ल कुमार महंत जी, नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे मित्र संसद में मेरे साथी श्रीमान नेफ्यू रियो जी, बोकाखाट के हमारे उम्मीदवार और पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान अतुल बोरा जी, श्रीमान मृणाल सेकिया जी, श्री बितुपन सेकिया जी, श्री विनोद गोवाला जी, श्री केशव महंत जी, सुश्री अलका देसाई जी, श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य जी, एम चुबाओ, देवजीत बोरा जी, जितेंद्र शर्मा जी, जगत गलीगा जी, देवा प्रीतम बोरा जी, अजय कुंवर जी, चंद्र शर्मा जी, जीवेश्वर बोरा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मोर 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 असमवासी राजी जोई तोईते মই সকলোকে ৰংলি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। বহাগ বিহুৰ পৰিৱৰ্তন আনে মন ৰংগলী কৰি তোলে। मैं आज सुबह से आसाम के चुनावी दौरे पर हूं। ये मेरी चौथी सभा है, लेकिन मैंने देखा कि आसाम के अंदर परिवर्तन की एक तेज आंधी चल रही है। दिल्ली में बैठ करके कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि आसाम का मिजाज क्या है इस चुनाव में। आसाम ने मन बना लिया है और मैं जिस प्रकार से सभाओं में माता और बहनों की हाजिरी देख रहा हूं, और जब एक बार माताएं तन तय कर लें, फिर तो कांग्रेस का बचना बहुत मुश्किल है। और मैं देख रहा हूं आसाम की माता और बहनों ने ये तय कर लिया है कि अब आसाम में परिवर्तन होके रहेगा, आसाम के सपने पूरे होकर के रहेंगे और आसाम में एक नई सरकार बन के रहेगी। और मैं साफ नजर देख रहा हूं, आसाम का आनंद सर्वानंद। कोई कल्पना कर सकता है 60 साल से भी ज्यादा समय से कांग्रेस पार्टी ने आसाम में राज किया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री जो थे वे भी आसाम से चुन करके आए थे।
आसाम के लोगों को याद कराना पड़ता है कि यहां से जो राज्यसभा में सज्जन गए थे वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। आसाम के लोगों को भी याद नहीं है। अरे म्युनिसिपैलिटी का एक मेंबर भी होता है तो गांव सालों तक याद रखता है कि ये हमारे म्युनिसिपैलिटी के मेंबर। एक प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे और असम की जनता उनको याद करने को तैयार नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आसाम के साथ कितना घोर अन्याय हुआ होगा। हर असमिया के दिल में कैसी गहरी पीड़ा होगी। और हम असमिया के सपनों को कैसे कैसे चूर चूर कर दिया गया है, यह इसका सबूत है। पूरे हिंदुस्तान को युवा शक्ति क्या होती है, युवा देश और दुनिया को कैसे बदल सकता है, ये आसाम के नौजवानों ने दिखाया था। अच्छी अच्छी ताकतों को झुकाया था। फिर एक बार आसाम का नौजवान आसाम के सपनों को पूरा करने के लिए इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान जंग में आया है। मैं नौजवानों का स्वागत करता हूं। मैं नौजवानों की शक्ति को सलाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं हैरान, आसाम में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। कांग्रेस के लोग आए, भ्रष्टाचार करें, पैसे तिजोरी खा जाएं, ये तो सुना था। यहां तो राइनो भी नहीं बचा है। ये राइनो न सिर्फ आसाम का, पूरे हिंदुस्तान की शान है। हिंदुस्तान की शान शौकत है। लेकिन राजनीतिक कारणों से इसके हत्यारों को प्रश्रय दिया गया है, आंखें मूंद ली गई है और राइनो के शिकार चलते रहे हैं। आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राइनो की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राइनो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? राइनो हमारी शान है कि नहीं है? राइनो हमारा गौरव है कि नहीं है? हम जी जान से उसको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूं। अब राइनो को मरने नहीं दिया जाएगा मेरे भाइयों। अब राइनो का शिकार नहीं करने दिया जाएगा। जिन्होंने राइनो का शिकार किया है, उनका शिकार करने का अवसर आपके पास आया है। राइनो के शिकार के लिए तो बम बंदूक की जरूरत पड़ती होगी। राइनो के शिकारियों को शिकार करने के लिए बम बंदूक नहीं चाहिए। सिर्फ 4 तारीख को एक बटन दबा दीजिए, बटन दबा दीजिए। भाइयों बहनों, प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ आसाम, जब देश आजाद हुआ, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देश जब आजाद हुआ तब 5 राज्य जो देश के समृद्ध राज्य माने जाते थे, सुखी राज्य माने जाते थे, अच्छे राज्य माने जाते थे, उन 5 राज्यों में एक राज्य था आसाम। देश आजाद हुआ तब देश के 5 अच्छे राज्यों में आसाम की गणना होती थी।
और आज कांग्रेस के 60 साल के शासन के बाद हिंदुस्तान के 5 सबसे गरीब राज्य, 5 सबसे अविकसित राज्य, 5 सबसे अव्यवस्थित राज्य, सबसे नीचे की पायरी के 5 राज्य, उसमें एक नाम आसाम का जुड़ गया। मेरे भाइयों बहनों, इससे बड़ा दर्दनाक हादसा क्या हो सकता है? क्या कर दिया आपने? देश आजाद हुआ तब ये मेरा आसाम हिंदुस्तान का शिरमौर था, और 60 साल की आपकी सरकारों के बाद आज आसाम नीचे की पायरी पर खड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, आसाम को इससे मुझे बाहर लाना है, फिर एक बार उस पायरी पर ले जाना है और आसाम को इस ऊंचाई पर पहुंचाना है कि हिंदुस्तान के बालक स्कूल में पढ़ने जाए, घर में मां उनको एबीसीडी सिखाती हो, स्कूल में बच्चों को एबीसीडी सिखाते हो। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हर हिंदुस्तानी का बच्चा बोले ए फॉर आसाम, ए फॉर आसाम। आपका भी सपना है कि नहीं है? ए फॉर आसाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आसाम ए पर खड़ा होना चाहिए नहीं खड़ा होना चाहिए? ये प्रधान सेवक उसके लिए आपके चरणों में बैठ करके सेवा करने के लिए तैयार है। मेरे भाई, अवसर आपके पास है, मौका का इंतजार कर रहा है। आसाम को इन मुसीबतों से मुक्ति दिलाने के लिए आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर के चलें, एक ऐसी सरकार बनाए जो आसाम को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। और मुझे विश्वास है बीजेपी, एजीपी, सारे जितने दल मिले हैं, सब मिलकर के आसाम का भाग्य बदल देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। उनको अवसर दीजिए। अगर विकास इसकी ओर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे राज्य, हमारे शहर, हमारे गांव पिछड़ जाएंगे। वोट बैंक की राजनीति बहुत हो गई, कुछ पेटियों को सोने की थाली में बहुत कुछ परोसा गया, आसाम का भला नहीं हुआ। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति से अब आसाम को मुक्ति दिलाने का ये एक सबसे बड़ा अवसर आया है। और हमारे आसाम के मुख्यमंत्री, अब तो 15 साल हो गए, आप भी थक गए होंगे। बुजुर्ग है, अब कुछ ही सालों में वो 90 साल के हो जाएंगे और वो कहते हैं मेरी तो मोदी के साथ लड़ाई है। मैं जब सुनता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं। अरे गोगोई साहब, आप बुजुर्ग हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, हम आपसे लड़ाई लड़ेंगे? अरे हम तो आपको प्रणाम करेंगे, हमारे संस्कार हैं बुजुर्गों को प्रणाम करना, उनके सामने सर झुकाना, उनके आशीर्वाद लेना। आपके साथ क्यों लड़ाई लड़ेंगे?
हमारे देश की परंपरा है, जो छोटे हैं वो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और जो बुजुर्ग हैं वो हम जैसे छोटों को आशीर्वाद देते हैं। अब ये कहते हैं लड़ाई लड़नी। गोगोई साहब, मुझे भी लड़ना है, लेकिन गोगोई से नहीं, गरीबी से लड़ना है। मुझे भी लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है, मुझे भी लड़ना है, अशिक्षा से लड़ना है, मुझे भी लड़ना है, अंधश्रद्धा से लड़ना है, मुझे भी लड़ना है, विकास के लिए लड़ना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा एक ही एजेंडा है और मैं बार बार कहता हूं, अगर आसाम का भाग्य बदलना है तो मेरे पास 3 कार्यक्रम है, 3 एजेंडा है। पहला एजेंडा विकास, दूसरा एजेंडा तेज गति से विकास, तीसरा एजेंडा चारों दिशाओं में विकास। विकास विकास विकास, यही मेरा एजेंडा है भाई बहन। आप मुझे बताइए, हमारे इस क्षेत्र को, गोकाघाट हो, यहाँ का इलाका हो, आपको 4 लेन रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? 6 लेन रोड के सपने देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए? रेल की कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आसाम के विकास की मुख्य धारा में इलाका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, हमने तो ये तय कर लिया है, नुमलीगढ़ से जोरहाट तक 4 लाइन हो रहा है और करीब करीब 450 करोड़ रुपए हम लगा रहे हैं। आपको आनंद होगा मेरे भाइयों बहनों, असम में 12,000 करोड़ रुपया सिर्फ रोड के काम के लिए हम लगा रहे हैं। रोड के काम 10,000 करोड़ रुपया रेल के लिए लगा रहे हैं। अब आसाम बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता है, उसको विकास की तड़प है, विकास की भूख है, उसको रेल चाहिए, रोड चाहिए, उद्योग चाहिए, रोजगार चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सीएजी आपसे हिसाब मांग रहा है। जैसे अपने घर में बच्चों को अगर 10 रुपया दिया हो और उसको कहेंगे कि जाओ बेटे कॉपी खरीद के आ जाओ, पढ़ाई के लिए जरूरी है, और उसको कॉपी लेके के लिए खरीदने के लिए भेजें और वो टॉफी लेके आ जाए तो क्या होगा? टॉफी खा जाएगा, कॉपी नहीं आएगी। माँ बाप भी, बच्चा कितना ही प्यारा क्यों न हो, कॉपी के लिए पैसे दिए और टॉफी खा गया तो हिसाब मांगते हैं कि नहीं मांगते? आप बताइए माताएं, मांगते हैं कि नहीं मांगते हिसाब? आपका अपना बेटे से भी हिसाब मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? लोकतंत्र में सरकार को भी हिसाब देना पड़ता है। सीएजी हिसाब मांगता है, लेकिन ये हमारे गोगोई साहब हिसाब देने को तैयार ही नहीं है। कोई हिसाब मांगता है तो मुस्कुराते हैं। हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए, पल पल का हिसाब देना चाहिए, लेकिन आसाम की सरकार 1 रुपए का हिसाब देना नहीं चाहती। 1,80,000 करोड़ रुपया का हिसाब
सीएजी उनसे मांग रहा है, वो हिसाब देने को तैयार नहीं है भाई। गरीब को घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब का अपना घर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या आजादी के 60 साल के बाद गरीब घर चाहेगा कि नहीं चाहेगा? गरीब को घर के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आसाम सरकार को चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दिल्ली सरकार को चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमने की, हमने पैसे भेजे कि गरीबों के लिए घर बनाओ। आपको जानकर के दुख होगा, भारत सरकार ने पैसे दे दिए, लेकिन असम की सरकार ऐसी सोई है कि सिर्फ 1/3 पैसों को ले पाई, 2/3 पैसे अभी बैंक में सड़ रहे हैं। गरीब का घर बना होता तो गरीब को संतोष होता कि नहीं होता? दिल्ली से पैसे भेजने के बाद उसके बाद भी मकान बनाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे और तेरे की राजनीति में डूबे हुए हैं और इसलिए उनको गरीब की परवाह नहीं है। इसी का एक कारण है कि आज विकास के लिए तड़पते हुए इंसान इंतजार कर रहे हैं। आजादी के 60 साल हुए मेरे भाइयों बहनों। 18वीं शताब्दी में बिजली नहीं थी। आज से 200 साल पहले बिजली नहीं थी। लोग सूरज और चांद के प्रकाश में गुजारा करते थे या तो कहीं आग लगा करके रोशनी करके गुजारा करते थे। आजादी के 60 साल के बाद भी असम में 60% घर ऐसे हैं जहां अभी बिजली का तार नहीं पहुंचा है। मेरे भाइयों बहनों, 200 साल पहले लोग गुजारा करते थे, वैसा गुजारा आसाम के लोग आजादी के 60 साल के बाद 60% लोग कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया है, हर गांव में बिजली पहुंचानी है। मैंने सरकार के अफसरों की एक मीटिंग ली। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कितने गांव होंगे जहां बिजली पहुंची नहीं है? मेरा अंदाज था 50, 100, 200 गांव होंगे कहीं इधर उधर के जहां शायद पहुंच नहीं पाया होगा। तो पहले तो मुझे जवाब मिला, साहब हमें जरा हिसाब निकालना पड़ेगा। मैं दिल्ली की मेरी सरकार की बात कर रहा हूं, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरी दिल्ली की सरकार के अफसरों ने मुझे कहा कि साहब पता तो नहीं है कितने गांवों में बिजली नहीं है, हम जरा हिसाब किताब लगा करके बताएंगे आपको। मैंने कहा कितने दिन में? बोले साहब 5-6 दिन में हो जाएगा। 7 दिन के बाद मैंने पूछा, बोले साहब और थोड़ा समय लगेगा। महीने के बाद मैंने पूछा, बोले साहब और थोड़ा समय लगेगा। राज्यों को भी पता नहीं था कि कितने गांवों में अभी तक बिजली का खंभा नहीं पहुंचा। वो हिसाब नहीं दे पा रहे थे भाइयों, हिसाब। मैं पीछे पड़ गया। मैंने कहा ये नहीं चल सकता, लाओ जानकारी लाओ। मीटिंगें करता रहता था। आखिरकार हिसाब आया, इस देश में आजादी के 60 साल के बाद भी 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है। बेचारों ने बिजली क्या होती है पता तक नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो मुझे बदलना है, बताइए क्या करोगे, कितने समय में करोगे, कितना पैसा लगेगा बताओ। बोले साहब 7-8 साल तो लग जाएंगे। मैंने कहा मुझे ऐसे काम करने की आदत नहीं है भाई, आप बताइए कितने दिन में करोगे। साहब बोले बहुत जोर लगाएंगे तो शायद 6 साल में शायद कर दें। मैं सुनता रहा, मैं हैरान था। आखिरकार मुझे लगा कि अब मुझे कोई रास्ता करना पड़ेगा। तो मैंने लाल किले पर से 15 अगस्त को भाषण कर दिया और लाल किले से बोल दिया 1000 दिन में मैं 18,000 गांव में बिजली पहुंचा दूंगा।
अब चौंक गए बेचारे कि एक प्रधानमंत्री कैसा है जो काम 8 साल में नहीं हो सकता वो बोलता 1000 दिन में पूरा करो। भाइयों बहनों, सरकार को मैंने काम पे लगाया, दौड़ाया दौड़ाया दौड़ाया, अभी तो 1000 दिन होने की बहुत देर है। 1/3 गांवों में बिजली के खंभे पहुंच गए और डेली आप अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन पर अगर उसकी ऐप डाउनलोड करें तो आप देख सकते हैं आज किस गांव में बिजली पहुंची। ये हिसाब मैं जनता को दे रहा हूं। 18,000 गांव में 1000 दिन में बिजली पहुंचाने का सपना पूरा करना है। आसाम के भी करीब करीब 2000 गांव है। आजादी के 60 साल के बाद खंभा भी नहीं पहुंचा। मुझे बताइए, जिन्होंने उनको अंधेरे में रखा उनको अंधेरे में पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? जिन्होंने उनको अंधेरे में रखा उनकी छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस चुनाव में उनको घर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? भाइयों बहनों, मुझे खुशी है इस बात को कहने से। करीब करीब 2000 गांव बाकी थे। अब तक मैंने जो काम खड़ा कर दिया है, करीब करीब 1000 गांव में खंभा और तार पहुंचा दिए हैं, बिजली पहुंचा दिए, बाकी गांवों में भी पहुंच जाएगा। विकास ऐसा होता है भाई, आप हैरान होंगे। स्कूल बने थे लेकिन स्कूल में बच्चों के लिए और खास करके बच्चियों के लिए शौचालय नहीं बनाए और शौचालय न होने के कारण बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती थी, बेटियां छोड़ देती थी स्कूल। मैंने बीड़ा उठाया कि मुझे हमारे हर स्कूल में टॉयलेट बनाना है, बच्चियों के लिए अलग बनाना है। अभियान चलाया और आज मुझे खुशी है 4 लाख टॉयलेट बना करके हर स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए टॉयलेट बना दिया भाई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अगर सरकार एक एक चीज को पकड़े, समस्या का समाधान करने के लिए निकल पड़े तो इस देश को बदला जा सकता है। दोस्तों, मुझे आसाम को भी बदलना है और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। हमारे यहां चावल की खेती होती है लेकिन सरकार कभी खरीदती ही नहीं है। भारत सरकार पैसे देती है तो भी नहीं करते। हिंदुस्तान में दूसरी कृषि क्रांति, सेकंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, ये पूर्वी हिंदुस्तान से आएगा, ये मैं साफ देख रहा हूं, जिसमें पश्चिम बंगाल होगा, आसाम होगा, बिहार होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, नॉर्थ ईस्ट के राज्य होंगे और नॉर्थ ईस्ट तो हिंदुस्तान की ऑर्गेनिक कैपिटल बनने की ताकत रखता है। ऑर्गेनिक कैपिटल बनने की ताकत। हम जो चावल पैदा करते हैं उस चावल के ऊपर जो छिलका होता है, उस छिलका का तेल आज दुनिया में सबसे महंगा तेल बिकता है। भारत से वो तेल हम एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन आसाम का उसमें योगदान नहीं है। आसाम के किसान जो चावल पैदा करता है उसके छिलके में से तेल बनाने के उद्योग लग जाए, आसाम के लोगों को कितनी इनकम होगी इसका आप अंदाज कर सकते हैं। पिछले 10 साल में आसाम में करीब करीब 32,000 छोटे और मझले उद्योग ताले लग गए हैं और सरकार को कोई परवाह नहीं। भाइयों बहनों, असम के नौजवान को रोजगार चाहिए। अरे मेरा तो सपना है असम के बच्चों को पढ़ाई, नौजवान को कमाई और बुजुर्गों को दवाई। इस काम को हमें बल देना है और बल देकर के असम के जीवन को बदलना है। भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं असम में कांग्रेस का जाना तय है, परिवर्तन निश्चित है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 2/3 बहुमत से सरकार बनाना आधा अधूरा कच्चा काम कभी मत करना। कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दो, किसी कोने में नजर न आए, तब जाकर के असम का भाग्य बदलेगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हाथी भी है, कमल भी है,
ये आपका जिम्मा है कि 4 तारीख को 11 तारीख को बटन दबा करके विकास के नए युग का आरंभ कीजिए। आसाम को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। मैं सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं देता हूं और सभी उम्मीदवारों से आग्रह करता हूं आगे आ जाए, सभी उम्मीदवार आगे आ जाए। मेरे साथ बोले भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।